हेलो एवरीवन। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस का। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या हमें, इसमें हमें पढ़ना है कि मैटर, हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं, कौन सा मैटर प्योर है कौन सा मैटर प्योर नहीं है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो इस वीडियो के अंदर, एक सिंगल वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये पानी, क्या ये पानी प्योर है? ये पानी केमिस्ट्री की भाषा में प्योर नहीं है। वैसे ही प्योर हो सकता है, अगर किसी बोतल पे लिखा हुआ है प्योर वाटर तो प्योर हो सकता है उसके लिए, लेकिन केमिस्ट्री के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा पानी प्योर है कौन सा पानी प्योर नहीं है? उसके लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पिछले चैप्टर में हम मैटर पढ़ चुके थे, एक बार देख लेते हैं मैटर की दोबारा से डेफिनेशन। तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलते हैं? मैटर। और ये तीन तरीके से पाया जा सकता है, या तो सॉलिड फॉर्म में पाया जा सकता है मैटर, या लिक्विड फॉर्म में पाया जा सकता है, या गैसियस फॉर्म में पाया जा सकता है। तो ये तीन फॉर्म में आपको मिल सकता है अपने चारों तरफ। तो भाई जैसे कि ये बॉक्स है तो इसमें मास है और ये स्पेस घेर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है, तो ये एक मैटर है। लिक्विड है, जैसे पानी की बूंद है तो मास होगा, स्पेस घेरेगा, तो ये भी एक मैटर है। तो गैस भी मास होता है उसमें भी और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। तो कोई भी चीज़ जो जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर बोलते हैं। ये पिछले चैप्टर में हम डिटेल में देख चुके हैं, तो आपको पहला चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर देखना चाहिए। अब हम मैटर को क्लासीफाई करना सीखते हैं कि मैटर को कितने टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो मैटर को दो टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है, या तो प्योर सब्सटेंस में और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस में। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो उनमें से कुछ प्योर हैं और कुछ इम्प्योर हैं। केमिस्ट्री की भाषा में कुछ प्योर हैं कुछ इम्प्योर हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सी प्योर हैं और कौन सी इम्प्योर हैं? तो उनके लिए हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पता कैसे करें कि कौन सी प्योर है कौन सी इम्प्योर है। तो देखो, इम्प्योर वाली को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उनको बोला गया है केमिस्ट्री के अंदर मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को क्या बोला गया है? मिक्सचर। अब देखो, प्योर सब्सटेंस जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। और मिक्सचर भी दो तरीके हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। आखिरकार केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस बोलते कैसे हैं, ये हमें जानना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि भाई प्योर किसे बोलते हैं, कौन सा मैटर है प्योर। तो उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, आयरन की रॉड है, ठीक है, लोहे की रॉड है। लोहे को हम क्या बोलते हैं? आयरन। तो आयरन की रॉड में बोल रहा हूँ ये प्योर है, मैं बोल रहा हूँ चलो प्योर है। ये है चाय का कप, चाय के कप में क्या रखी हुई है? चाय। भाई ये इम्प्योर है। ये क्या है? इम्प्योर है। इम्प्योर को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर। तो भाई ये इम्प्योर है, लेकिन ये लोहे की रॉड प्योर है। तो ये कैसे बता सकते हैं कि प्योर है कौन सा इम्प्योर है? तो देखो मैं बताता हूँ। अब जैसे कि लोहे की रॉड है, ये बनी किससे होगी? बनी एटम से होगी। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जितने भी मैटर हैं वो सब किससे बनते हैं? एटम से। तो एटम से बनी होगी। और मैं इतने पास पास क्यों बना रहा हूँ ये एटम? क्योंकि ये एक सॉलिड है। सॉलिड के एटम क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो ठीक है, अब ये एटम जो भी हैं वो सब लगे हुए हैं, अरेंज हो रखे हैं। और इसे प्योर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके जो एटम है वो सारे किसके होंगे? आयरन के एटम। ये एटम किसके होंगे? सारे आयरन 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 आयरन। ये सब आयरन के एटम हैं। और अगर हम चाय की बात करें तो इसके अंदर भी एटम होंगे, वो भी एटम होंगे। इनको थोड़ा दूर दूर बनाते हैं क्योंकि ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड के एटम क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर। तो भाई एटम तो इसमें भी हैं, लेकिन खास क्या है? इसके अंदर जो एटम होंगे वो, उनमें से कुछ एटम होंगे मिल्क के, दूध के, कुछ होंगे पानी के एटम, कुछ होंगे इसमें चाय की पत्ती के एटम, कुछ होंगे इसमें इलायची के एटम, कुछ होंगे अदरक के, ठीक है, कुछ होंगे चीनी के, शुगर के। तो इसमें वैरायटी ऑफ एटम्स हैं, वैरायटी ऑफ एटम्स है, इसलिए भाई ये इम्प्योर है।
ये मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे सिंगल टाइप का एटम है, एक ही तरीके का एटम है, सारे आयरन के ही एटम है, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्योर सब्सटेंस। ये क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या दे रखी है, इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरीके के एटम किसी भी मटेरियल के अंदर हैं तो उस मटेरियल को हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जब 2-3 एटम एक साथ जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो इस केस में भी देख सकते हो 2-3 एटम अगर ये जोड़ के हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी जुड़े तो भी क्या कहला सकता है, ये कहला सकता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो ये क्या कहला सकता है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब देखो प्योर सब्सटेंस को भी हम देख चुके थे आगे कि भाई प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है आगे, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर, तो इन्हीं को देखते हैं हम एक एक करके कि एलिमेंट किसे बोलते हैं और कंपाउंड किसे बोलते हैं। दोनों ही किस तरीके के टाइप है, प्योर सब्सटेंस के, दोनों ही प्योर हैं, एलिमेंट भी प्योर है और कंपाउंड भी प्योर है। तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो भाई एलिमेंट कहते किसे हैं, ये तो हमें पता चल गया कि एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब एलिमेंट जितने भी हैं वो प्योर हैं। तो प्योर सब्सटेंस हैं तो एक ही तरीके के इसमें एटम्स पाए जाएंगे, ओनली वन काइंड। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी कि एलिमेंट की खास बात क्या है कि एलिमेंट को और तोड़ा नहीं जा सकता, एलिमेंट से तोड़ के और छोटा नहीं किया जा सकता एलिमेंट को। ये चीज़ बस याद रख लेनी है इसकी स्पेशल बात, कि एलिमेंट को और तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर, इसके एग्जांपल याद रख लेंगे हम, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, और भी बहुत सारे होते हैं, इनमें से कोई 1-2 याद कर लो, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स इसको कहते हैं। अब देखो भाई एलिमेंट जो है उसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक बार मैं फिर से ब्रॉडर पिक्चर दिखा देता हूं तुम्हें कि जो मैटर था उसको तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस में कर दिया, प्योर में और इम्प्योर में। अब प्योर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस में, एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड में। हमने एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया आगे जाके, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। क्लियर, मेटलॉइड, नॉन मेटल और मेटल, 3 पार्ट में और डिवाइड कर दिया एलिमेंट को। तो भाई ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस पर भी अभी आएंगे। अब देखो ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, इनके बीच में मैंने कंपैरिजन कर रखा है कि मेटल्स कैसे पहचाने, नॉन मेटल कैसे पहचाने और मेटलॉइड कैसे पहचाने, कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है, कौन सी चीज़ मेटलॉइड है। भाई पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि मेटल जितने भी हैं वो लस्ट्रस होंगे, मतलब चमकीले होंगे, चमक होगी उनके अंदर, और नॉन मेटल जो होंगे उनके अंदर चमक नहीं होगी। पहला डिफरेंस क्लियर है। अब देखो मेटल जो होंगे, अगर जैसे मान के चलो ये मेटल का टुकड़ा ले लिया मैंने, एक रॉड बना ली मेटल की रॉड ले ली, तो अगर मैं इस हिस्से को गर्म करता हूँ, इस हिस्से को मेटल के गर्म करता हूँ, तो धीरे धीरे हीट इधर से ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी और ये हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। इसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, तो हीट कंडक्ट होगी। अगर मैं यहाँ से करंट पास करूँ, यहाँ से करंट डाल दूँ इसके अंदर, तो यहाँ से करंट निकल आएगी, तो इसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब समझ गए, कंडक्शन मतलब होता है चलना। ठीक है, चलना, तो मैंने लिख दिया यहाँ चलना। तो इस मेटल में से हीट भी चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी चल सकती है, दूसरी प्रॉपर्टी। लेकिन नॉन मेटल में ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती इसमें से, ना हीट पास होती। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब इसमें कुछ अपवाद हैं जो ये चीज़ नहीं करते। जैसे डायमंड की बात करें, तो डायमंड की बात करें तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हीरा ले लें, अगर हम ये हीरा ले लिया मैंने, तो हीरे में से अगर इधर से गर्मी पास करूँ, मैं हीट पास करूँ, तो वो इधर से निकल आती है। ठीक है, और अगर ग्रेफाइट की बात करूँ, ग्रेफाइट कैसे कहते हैं, पेंसिल की जो नुक होती है, जैसे पेंसिल की जो नुक होती है उसे ग्रेफाइट कहते हैं, तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये पेंसिल की जो नुक है, अगर मैं इधर से क्या पास कर दूँ,
इधर से पास कर दूं इलेक्ट्रिसिटी तो इधर से निकल आएगी। तो ग्रेफाइट में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और डायमंड में से हीट पास हो जाती है। ये दोनों एक्सेप्शन है। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी जितने भी बचे नॉन मेटल वो सारे के सारे कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। जितने भी मेटल्स हैं वो सब मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल मतलब होता है कि जैसे मान के चलो ये मेटल का टुकड़ा है, एक मान के चलो लोहे का टुकड़ा है, तो इसे अगर मैं हथौड़े से मारते 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 इसकी शीट बना दूँ, चद्दर बना दूँ, चपटा कर दूँ बहुत, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल। मतलब मेटल्स की चद्दर बनाई जा सकती है, प्लेट बनाई जा सकती है। ठीक है, डक्टाइल किसे कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं अगर मैं मेटल को खींचता जाऊँ तार बना दूँ तो उसको कहते हैं डक्टाइल। तो मेटल का तार भी बनाया जा सकता है। डक्टाइल मतलब तार बनाना, मेलिएबल मतलब चद्दर बनाना। तो मेटल जितने भी हैं, लोहा, सोना, टिन, कुछ भी मेटल ले लो, उन सब का, सिल्वर, कॉपर, उन सब का क्या बना सकते हैं? मेलिएबल मतलब चद्दर बना सकते हैं और डक्टाइल मतलब उसकी तार बना सकते हैं। अगर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं ना, उसका चद्दर बनाया जा सकता ना उसका डक्टाइल मतलब तार बनाया जा सकता। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें पॉसिबल नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? जितने भी मेटल हैं वो हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम भी मेटल होते हैं लेकिन ये हार्ड नहीं होते। इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, नाइफ से भी काटा जा सकता है, कट करा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? बहुत ही वीक टाइप के मेटल होते हैं, तो ये इसके एक्सेप्शन है। अगर अब बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। बल्कि कहें तो ये हार्डेस्ट है। जितनी भी अर्थ पे चीज़ें हैं उनमें से सब में से हार्डेस्ट है ये। डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है। ठीक है, तो डायमंड इसका एक्सेप्शन है। तो नॉन मेटल वैसे तो सॉफ्ट होते हैं लेकिन डायमंड इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की, तो वो है कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या पाए जाते हैं? सॉलिड पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब सीधी सीधी बात बोलें तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हमें सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एक मेटल ऐसा है जैसे मरकरी, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। वैसे सारे मेटल किस में फॉर्म में पाए जा सकते हैं? सॉलिड में। बस मरकरी क्या होता है? लिक्विड में पाया जाता है। अब अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और गैस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। तो नॉन मेटल तीनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। लेकिन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाएंगे। बस एक एक्सेप्शन है उसका, मरकरी। मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वैसे इन पे ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि ये जितना भी है मेटल और नॉन मेटल, वो पूरा चैप्टर आपका क्लास 10th के अंदर है, मेटल और नॉन मेटल नाम से ही। तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तो बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी क्लास 10th के अंदर है। अब हाँ, मेटलॉइड क्या होते हैं? बहुत लोग सोच रहे होंगे मेटलॉइड तो पढ़ा ही नहीं। तो मेटलॉइड हमें पढ़ना भी नहीं है इस क्लास 9th के अंदर, क्योंकि ये 10th के अंदर ही आपको पढ़ना होगा। लेकिन मेटलॉइड अभी के लिए इतना जान लो कि मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच का कुछ होता है। मेटलॉइड इनके बीच का कुछ होता है। थोड़ी प्रॉपर्टी तो मेटल से मिलती है इनकी, थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती है इनकी। तो मेटलॉइड कुछ बीच का होता है। क्लियर? तो मेटलॉइड इन बिटवीन होता है किसके? आपका मेटल और नॉन मेटल के। तो मेटलॉइड के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। तो मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? आयरन। आयरन तो भाई मैंने बहुत बार बोल बोल के रटा दिया है। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मरकरी, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल के नाम पे क्या है भाई? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 बार लिख गया, सॉरी, हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेटलॉइड की बात करें तो भाई बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 2-3 याद कर लें बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का प्योर सब्सटेंस जिसे बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है,
अब ये कंपाउंड जो होता है वो होता क्या है एक्चुअलिटी में, तो कंपाउंड जो होता है मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में। एक एग्जांपल समझते हैं वाटर से। देखो वाटर तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में वाटर को H2O बोला जाता है, काफ़ी बच्चों ने सुन भी रखा होगा। तो देखो हमारे पास एक एलिमेंट होता है ऑक्सीजन और एक एलिमेंट होता है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हम करते क्या है, एक तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और दो हाइड्रोजन ले लेते हैं, और इन दोनों हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। तो देखो ध्यान से बना क्या, H तो दो हो गए H2, और एक ऑक्सीजन हो गया H2O बन गया, मतलब वाटर बन गया। समझ में आया, वाटर बन गया। तो वाटर एक एलिमेंट नहीं होता, वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। क्लियर। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या कहलाती है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर फाउंड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट को जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने एक एलिमेंट लिया था हाइड्रोजन, एक एलिमेंट लिया था हाइड्रोजन और एक एलिमेंट लिया था ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे तीन एलिमेंट्स को जोड़ के क्या बना दिया, एक कंपाउंड तैयार कर दिया। तो समझ में आया, दो या दो से मिलकर एलिमेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं। और एक चीज़ और है इसमें खास बात कि इसको तोड़ा जा सकता है। अगर खुद सोचो, जैसे कि H2O है, ये H2O है, तो इसको तोड़ सकते हैं ना, इसको तोड़ सकते हैं। H2O में से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये एलिमेंट बना लिया। तो भाई इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको अगर आप तोड़ भी दोगे तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन ही बनेगा। लेकिन वाटर को तोड़ा आपने, ध्यान से देखो, वाटर को तोड़ा तो आपको तोड़ के वाटर नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, तोड़ के हाइड्रोजन मिल जाएगा, तोड़ के क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। तोड़ा आपने वाटर को और मिला क्या आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये चीज़ है, आपको समझ में आया। लेकिन ऐसा एलिमेंट में नहीं था, अगर एलिमेंट को तोड़ोगे तो भी आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा, तो इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है। ये चीज़ खास बात है, डिफरेंस अगर एलिमेंट और कंपाउंड में करना है तो यही एक मेजर डिफरेंस है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना होगा, इसको CO2 लिखते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो ये भी सेम ऐसा ही है, C और O इससे जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये इसके स्ट्रक्चर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये आपके बड़ी क्लास में 10th क्लास में, ठीक है। तो ये CO2 हो गया। तो इस तरीके से कंपाउंड बन गया। तो दो या तीन एलिमेंट को मिला के क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। अब हमने प्योर सब्सटेंस खत्म कर दिया है, अब हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड बार इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, अब मैंने बताया था आपको, इम्प्योर सब्सटेंस को हम किस नाम से और जानते हैं, मिक्सचर। तो ये मिक्सचर भी कहलाते हैं। अब मिक्सचर होता क्या है ये समझना है। मिक्सचर उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तरीके के एटम पाए जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे कि चाय, मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर चीनी है, मिल्क है, मतलब शुगर है, मिल्क है, वाटर है, ठीक है, जिंजर है, ठीक है। इन सब का क्या होगा, इन सब के एटम होंगे। तो डिफरेंट टाइप के एटम की वजह से टी क्या है, एक मिक्सचर। टी क्या बन गया, एक मिक्सचर। इसी तरीके से वाटर है, और नीचे ये क्या है, ये है शुगर। ये क्या है, शुगर। अगर क्या हूँ मैं इन दोनों को मिला दूँ, इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। दो अलग अलग तरीके के क्या मिल गए अब, एटम। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका मिक्सचर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, ये मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें क्या कर रखा है, मैंने इन दोनों को मैंने कंपेयर कर रखा है। तो देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अंतर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर इस तरीके के मिक्सचर होते हैं, पहला पॉइंट है कि जिसमें कि बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं। तो देखो एक कंटेनर लिया मैंने, एक पानी ले लिया, इसमें वाटर भर दिया, वाटर भरा और इसमें मैंने शुगर डाल दी, और वाटर तो इसमें है ही है, ये दोनों जैसे ही मिले तो एकदम ढंग से मिल गई, ठीक है, एक ढंग से मिक्स हो गए।
तो इसमें पता भी नहीं चलता कि चीनी किधर है और पानी किधर है। सेम इस जगह अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में करा जाए, इसमें सैंड डाल दी जाए, मिट्टी डाल दी जाए और पानी डाल दिया जाए, तो साफ साफ पता चलता है कि भैया मिट्टी तो नीचे बैठ गई, पानी ऊपर रह गया। ठीक है, तो ये ढंग से मिक्स नहीं होते और ये ढंग से मिक्स हो जाते हैं। सही है। सेकंड, इसमें बाउंड्रीज नज़र नहीं आती और इसमें बाउंड्रीज नज़र आती हैं। कैसे? कि नीचे तो यहाँ साफ पता चलता है इतने तक तो मिट्टी है, ठीक है, इतने तक तो मिट्टी है और इसके ऊपर 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 सब पानी है। ठीक है, तो ये साफ दिखता है कि इधर बाउंड्री लाइन बन गई भाई कि यहाँ तक तो मिट्टी मिलेगी और इसके ऊपर सारा पानी मिलेगा। लेकिन ऐसा इधर नहीं है, यहाँ चीनी पानी पूरी जगह में मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कोई सेपरेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन होता है। तीसरा कि भाई ये सिंगल फेज में पाया जाएगा और ये एक से ज़्यादा फेज में पाया जाएगा। समझे इसका मतलब? मुझे नहीं लगता आप समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि भाई यहाँ मैंने कंटेनर लिया और इसमें मैंने पानी डाला और फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी, तो हम सब जानते हैं ये चीनी जो होती है वो किस फेज में होती है? वो होती है आपकी सॉलिड फेज में। किस फेज में होती है? सॉलिड फेज में। लेकिन पानी किस फेज में होता है? आपका लिक्विड फेज में। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो कौन सा फेज बन के आता है? तब बन के आता है आपका लिक्विड फेज। ये जानते हैं आप। आखिरी में आपका चीनी का पानी जो होता है वो लिक्विड में होता है। तो आपका फेज क्या बन के आया? आपका एक सिंगल फेज बना जो कि है वन फेज, लिक्विड फेज। ठीक है, लेकिन इस जगह आपने जब मिट्टी डाली थी या चौक डाली थी, अपने चौक पीस के अपने स्कूल में किया है, अपने चौक की बुरादा बना के आप जब पानी में डाल देते हैं तो नीचे बैठ जाती है और पानी पानी ऊपर आ जाता है। तो भाई पानी तो है लिक्विड और चौक है सॉलिड, अभी भी सॉलिड है, पानी के अंदर भी सॉलिड है। तो ये दो फेज में दिख रहा है साफ साफ, अलग अलग सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज हैं ये। सही है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के मैंने ये 4 आपको ये दे रखे हैं। उसमें चौथा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, और इसका है सैंड इन वाटर और चॉक इन वाटर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपैरिजन हो गया। अब हमने जितना भी टॉपिक देख लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। मतलब कि नीचे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये, इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन कौन सी हैं? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आइस। तो आइस प्योर है कि इम्प्योर? तो भाई आइस प्योर है। प्योर में भी दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये क्या है? तो मैंने बताया था वाटर। आइस मतलब क्या हो गया? वाटर। तो वाटर एक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें एक एच होता है, सॉरी 2 एच होते हैं और एक ओ होता है, इसलिए ये कंपाउंड है। तो ये प्योर सब्सटेंस है, करेक्ट, आइस प्योर है। नेक्स्ट मिल्क। मिल्क प्योर है कि इम्प्योर? तो भाई ये इम्प्योर है, मतलब कि ये एक मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। आप बोलेंगे कि यार दूध तो साफ़ होता है, बिल्कुल प्योर दूध लाता हूँ मैं तो, भैंस का कड़ा हुआ है ना। भैंस का दूध लाते हो कि डेयरी से लाते हो? भैंस का लाते होगे, चलो डेयरी से ले आओ, भैंस का ले आओ, मुझे क्या करना। तो भाई ये दूध तो प्योर होना चाहिए, लेकिन इम्प्योर क्यों है, मिक्सचर क्यों है? क्योंकि मैं बताता हूँ। मिल्क के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। मिल्क के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हमें तो एक ही दिखता है। अरे नहीं भाई, 2 चीज़ें होती हैं। एक उसमें वाटर होता है, मिल्क दूध के अंदर पानी होता है, और उसके अंदर ऑयल होता है। ठीक है, तो याद रखना उसमें लिक्विड पार्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, एक वाटर और ऑयल। आप उसे देख नहीं सकते आंखों से अलग अलग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूध के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पानी और तेल। ठीक है, इस वजह से ये एक मिक्सचर है, इम्प्योर है। अब बात करते हैं आयरन। आयरन क्या है? प्योर है, मैंने बताया था। और प्योर में भी क्या है? ये एलिमेंट। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने भी एसिड हैं, जितने भी एसिड्स हैं ये बेसिस हैं। ठीक है, एसिड बेस हैं। जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी एसिड बेस सॉल्ट्स हैं, ये सब क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? प्योर होते हैं। प्योर में भी ये क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। प्योर में भी ये क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तो ये भी एक क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड भी प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये गैस होती है, और इसमें भी मैं बता देता हूँ प्योर सब्सटेंस में भी ये कंपाउंड है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में भी ये क्या है? कंपाउंड। मरकरी, मरकरी एक एलिमेंट है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? बैक
ये शायद से गलत लिख गया है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये गलत लिख गया है, आप देख लेना है जो भी है ये गलत लिख गया है ये। अब बात करते हैं वुड, लकड़ी। लकड़ी एक मिक्सचर होता है, ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, तो इसे भी हम नहीं रख सकते प्योर सब्सटेंस में। एयर, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, ठीक है, अलग अलग तरीके के गैसेज का ये मिक्सचर होता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं। तो हमारे पास आंसर में ये सब चीज़ें आ गई, आयरन, आइस, आयरन, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका मरकरी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें दे रखी हैं इनमें से एलिमेंट कौन सी है, कंपाउंड कौन सी है, मिक्सचर कौन सी है। तो मैंने क्लासीफाई करके आंसर में लिख दिया है। एलिमेंट में आपका सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, टिन एक एलिमेंट है और सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है। ये सब क्या है, ये आपकी एलिमेंट है। अगर आप उसमें से भी बात करें एलिमेंट में भी, मेटल नॉन मेटल में, तो भाई देखो सोडियम क्या है, एक मेटल है, सिल्वर क्या है, एक मेटल है, टिन क्या है, एक मेटल है, और सिलिकॉन क्या है, ये एक मेटलॉइड है, ठीक है, ये एक मेटलॉइड है। अब हम बात करते हैं आपका कंपाउंड की। तो कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। मिक्सचर की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन, सॉइल एक मिक्सचर है डिफरेंट पार्टिकल्स का, कोल एक मिक्सचर है, एयर एक मिक्सचर है, खून भी एक मिक्सचर होता है, इसमें RBC होती है आपकी, WBC होती है इसमें आपकी, ठीक है, और इसमें प्लेटिलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, ठीक है, और सारे फैक्टर्स होते हैं। और देखो सोप इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस। ये मैंने नोट्स में पढ़ाई दिया है, तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको अलग अलग करना है। तो साफ साफ आपके पास क्या दे रखा है, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर, टी। तो देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है अलग अलग। तो देखो पहले हेट्रोजीनियस साफ दिख रहा है, सॉइल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस किसे क्या होता है, जिसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस में सॉइल के पार्टिकल्स को अलग अलग आराम से किया जा सकता है, अलग अलग मेथड से। एयर को अलग अलग किया जा सकता है आराम से, अलग अलग मेथड से। वुड को तो साफ साफ किया जा सकता है। सोडा वाटर को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कराया जा सकता, इसलिए ये होमोजीनियस है। विनेगर को डिफ्रेंशिएट नहीं कराया जा सकता, इस वजह से ये होमोजीनियस है। और फिल्टर टी, चाय छानने के बाद आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। चाय की पत्ती को अलग कर सकते हो, चीनी को अलग कर सकते हो, शुगर को अलग कर सकते हो, मिल्क को अलग कर सकते हो, वाटर को अलग कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिल्टर टी भी क्या है आपकी होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमने इससे रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे हमने देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मिक्सचर जो होता है वो हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, होमोजीनियस मिक्सचर और आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर जो है ना, वो हम उसको आगे हम क्लासीफाई करते हैं। तो उसका एक ही क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कुछ नहीं समझो, बस आप समझ लो होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो आपका दो पार्ट में और क्लासीफाई होता है, कोलॉइड्स, ठीक है, कोलॉइड्स, और दूसरे क्या होते हैं आपके सस्पेंशंस, ठीक है, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। अगर आपसे सॉल्यूशन बोला जाए तो समझ लो वो होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा है, और अगर कोलॉइड्स बोला जाए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा है, और सस्पेंशन बोला जाए तो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा है। अब हमें सॉल्यूशन के बारे में एक बात देख लेते हैं। सॉल्यूशन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना, क्योंकि जो जो होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था वही सब सॉल्यूशन है, क्योंकि वही तो है सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि हम पानी, वाटर प्लस लेमन मतलब नींबू को मिला दें तो लेमन जूस बनता है, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि भाई इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब हम बात करते हैं सोडा वाटर।
तो सोडा वाटर भी अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें सोडा वाटर आया था। तो सोडा वाटर भी क्या होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी अलग नहीं किया जा सकता। शुगर वाटर की बात करें, ठीक है, चीनी के पानी की, तो भाई वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ये सभी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन जो होता है ना, जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक सॉल्वेंट, ठीक है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दोगे आप, ऐड कर दोगे इन दोनों चीज़ों को, तो आपका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। पीछे वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ चीनी ली थी, यहाँ पे चीनी ली थी, उसे कहते हैं हम सॉल्यूट, और यहाँ पानी लिया था, इसे कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो चीनी सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट, इन दोनों को जोड़ दिया, तो जो चीनी का पानी बन के आया वो हो गया आपका सॉल्यूशन, वो हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझ में आता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक भयानक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सॉल्यूट पता क्या चलेगा कौन सा है, और सॉल्वेंट पता क्या चलेगा कौन सा है। तो उसका सीधा सा एक जवाब है, जो कम क्वांटिटी में हो, मतलब कम मात्रा में, कम, ठीक है, तो वो होगा आपका सॉल्यूट। जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पानी बहुत सारा है, बहुत सारा है पानी, लेकिन चीनी कितनी है, थोड़ी, तो भाई ये हो गई सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सॉल्वेंट की। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट एंड इट यूजुअली प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, सच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और दूसरा ये सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कराता है, सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कराता है। जैसे कि पानी, एल्कोहल मतलब दारू, तो इनके अंदर आप कुछ भी चीज़ें डिजोल्व करा सकते हो, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं ज़्यादातर। तो देखो सॉल्यूट की बात करें तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्ड इन, ठीक है, मतलब ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा इनसाइड इसके सॉल्वेंट के, ठीक है, इनसाइड दी सॉल्वेंट एंड यूजुअली प्रेजेंट इन दी लेसर क्वांटिटी, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट, शुगर, आयोडीन। तो देखो सॉल्ट को अगर हम पानी में मिला दें, नमक का पानी बन जाएगा, और ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे ही अगर आप शुगर को मिला दें वाटर के अंदर, तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्ट क्या है आपका, बताओ सॉल्ट क्या है, इसके अंदर डिजोल्व होने जा रही है तो सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। ऐसे शुगर क्या है आपकी, शुगर भी आपकी सॉल्यूट है, और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो ये समझ में आता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, देख लिया, और पार्टिकल साइज इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब समझो, नमक के पार्टिकल हमने मिलाए मान के चलो पानी के अंदर, ठीक है, नमक के पार्टिकल का साइज मान के चलो है 2 नैनोमीटर, हो सकता है 5 नैनोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है नमक के पार्टिकल का साइज, हमें अभी अंदाजे से कुछ भी बोल देते हैं। पानी के पार्टिकल का साइज मान के चलो कुछ भी है, जैसे कि सॉरी, पानी के पार्टिकल का साइज मान के चलो कुछ भी है, 1 नैनोमीटर ही मान लो, ठीक है। अब हमने जैसे ही नमक को पानी में मिलाया, तो उसके बाद इसे घुलने के बाद आप देखते हो नमक छोटा 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 गायब हो जाता है। तो ये मिलने के बाद, पूरा सॉल्यूशन बनने के बाद, जो टोटल जो सॉल्यूशन बन के आया, उसमें हर एक एक पार्टिकल का साइज कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से भी कम, ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी कम। क्लियर। 1 नैनोमीटर से छोटा साइज हो जाएगा, और हो सकता है पार्टिकल मिलाते वक्त बड़ा साइज हो, मिलने के बाद, सॉल्यूशन मिलने के बाद आपका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, पार्टिकल साइज। अब हम बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देखने चले ना, कि नमक को देख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर कहाँ है, तो भी नहीं देख सकते, वो इतना ज़्यादा डिजोल्व हो चुका होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। और ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम यहाँ से लाइट पास करें, सॉल्यूशन में लाइट मारें, तो वो लाइट ऐसे की ऐसी सीधी निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन पानी में वो फैलेगी नहीं, वो सॉल्यूशन में अंदर फैलेगी नहीं, ठीक है, स्कैटरिंग नहीं करवाता है।
ये सीधी की सीधी लाइट निकल जाएगी, ऐसी की ऐसी। क्लियर। नेक्स्ट, सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर आपने आज नमक पानी मिलाया तो कल भी नमक पानी मिला रहेगा, ऐसा नहीं कि नमक कल अलग हो जाएगी पानी अलग हो जाएगा, तो ये स्टेबल होते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी ये अलग नहीं करे जा सकते। क्लियर। तो ये इस सॉल्यूशन के कुछ हमने पॉइंट्स देख लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमें दो फॉर्मूले देखने हैं, मास बाई मास परसेंटेज का और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। तो साफ दिख रहा है मास अपॉन मास, तो मास अपॉन मास, किसका मास? सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। सेम मास बाई वॉल्यूम के परसेंटेज के फॉर्मूले क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम, किसका मास? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये दो फॉर्मूले बस, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसको एक न्यूमेरिकल के तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ एक, तो ये मैंने पेन ले लिया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो भाई यहाँ पे मास दे रखा है हमें सॉल्ट का, कितना दे रखा है? 40 ग्राम। कितना दे रखा है? 40 ग्राम। और दे रखा है 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम ऑफ वाटर। मास दे रखा है हमें वाटर का, कितना दे रखा है? 320 ग्राम, 320 ग्राम। अब बोल रहा है वो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। हमें कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है किसके टर्म्स में? मास बाय मास परसेंटेज के फॉर्म में हमें क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है भाई। मास बाय मास का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है इनमें से? सॉल्ट है कि वाटर? सॉल्ट है कि वाटर? भाई ये तो पहचानना मैंने बता दिया था, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये क्या है आपका? ये आपका सॉल्वेंट है, और आपका सॉल्ट क्या है? कम क्वांटिटी में, तो ये सॉल्यूट है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बताओ कितना है? 40 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 320 ग्राम? नहीं, ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट है भाई। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ये मैंने बताया है तुम्हें कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दो तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कितना आया? 320 प्लस 40, 360, 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 0 से 0 कट हो गया, और इसको डिवाइड वगैरह देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.1, ठीक है, परसेंटेज। 11.1% आपका मास बाई मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? देखो सैचुरेटेड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एक तरीके से कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट बोल लो या फिर बोल लो एक तरीके से एंड, ठीक है। एंड, किसी चीज़ का एंड कांस्टेंट हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है, एंड हो जाना। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने कंटेनर लिया, इसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब इसमें हम चीनी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, एक लिमिट तो आएगी ना भाई। जब अब चीनी घुलना ही बंद हो जाएगी तो हम बोल देंगे अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब ये एंड हो गया इसका, भाई अब नहीं मिल सकता इसमें सॉल्यूट। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं जिनका
क्या हो जाता है, सेचुरेशन आ जाता है, उसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सेचुरेशन मतलब एंड आ जाता है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें अभी और ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया जा सकता है। जैसे आपने 1 चम्मच आपने इसमें चीनी मिलाई, तो अभी और चीनी मिल सकती है ना, तो इस वजह से अभी इस वजह से ये अभी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी इसमें और चीनी मिल सकती है, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे कहते हैं हम सस्पेंशन। जिसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। मैंने तुम्हें बताया था जो मिक्सचर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस जो होता है उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस भी 2 तरीके के होते थे। क्या होते थे, एक आपका कोलोइड और एक आपका क्या होता था, सस्पेंशन। तो अब हम सस्पेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या ख़त्म कर दिया अपना, अब हमने ख़त्म कर दिया है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं। तो देखो, सस्पेंशन में पहले ही बता चुका हूँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड डिसॉल्व होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, चौक वाटर में डाल दो, तो हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में, इसमें चौक हमने पानी में मिला दी। चौक पानी में मिलाई तो देखो थोड़ी देर बाद ऐसे बैठ गई, ऐसे बैठ गई, तो हम कह रहे हैं भाई ये क्या है, ये तो सस्पेंशन है, साफ दिख रहा है सस्पेंशन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने मिट्टी है, ये मिट्टी पानी में मिला दी है, अब ये थोड़ी देर बाद देखेंगे तो भाई मिट्टी तो नीचे बैठ गई, मिट्टी नीचे बैठ गई तो समझ जाओ ये क्या है, एक सस्पेंशन है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, भाई यहाँ पानी है, इसके अंदर हमने क्या मिलाया, आटा मिलाया, आटा नीचे बैठ गया, आटा किधर बैठ गया, यहाँ तक नीचे बैठ गया, यहाँ पानी पानी रह गया, वाटर वाटर, और ऊपर नीचे क्या आ गया, फ्लोर आ गया, मतलब आटा आ गया। तो मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए, चॉक इन वाटर, मडी वाटर, फ्लोर इन वाटर। ऐसे सॉल्यूशन मतलब ऐसे मिक्सचर, सॉरी सॉल्यूशन नहीं मिक्सचर, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉलिड आपका नीचे डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है लिक्विड में, इसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इसके एग्जांपल चॉक वाटर, मडी वाटर, फ्लोरिन वाटर। अब देखो सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एक बार देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बता दिया मैंने। पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन के, वो आराम से आंखों से देखे जा सकते हैं। देखे हैं ना, चौक अगर नीचे बैठ जाती है तो चौक के पार्टिकल दिखते हैं, मिट्टी के भी दिखते हैं। आटा बैठ जाए तो आटे के भी दिखेंगे, तो भाई पार्टिकल तो देखते हैं आंखों से। नेक्स्ट क्या है, जो पार्टिकल, जैसे एग्जाम्पल, इस थर्ड पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एक पानी लिया, इसमें हमने क्या डाल दी, चौक डाल दी। ठीक है, तो चौक थोड़ी देर के लिए तो ऊपर भी बिखर जाती है ना। अब इसमें से लाइट मारते हैं, टॉर्च मारते हैं इधर से, तो टॉर्च आएगी, ऐसे 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 लाइट आएगी। तो मैं इसको दूसरे रंग से आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दूसरे रंग से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लाइट आएगी 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 इस तरीके से, और लाइट यहाँ पे सीधे निकलने की बजाय इधर स्कैटर हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। अभी हम टिंडल इफेक्ट आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम टिंडल इफेक्ट आगे पढ़ेंगे। तो स्कैटरिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। लेकिन हमने ट्रू सॉल्यूशन में देखा था कि वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती थी, यहाँ होती है, यहाँ पे होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, लाइट को तोड़ने में कारगर होते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के आपके पार्टिकल क्या होते थे, छोटे, जो कि इस लाइट को तोड़ने के लिए काबिल नहीं होते थे, तो लाइट सीधी निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, तो वो आराम से लाइट को तोड़ सकता है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट बाथ विजिबल। ठीक है, तो उसका लाइट आपको दिखने लगेगी क्योंकि वो स्कैटर हो चुकी है। सस्पेंशन इज अनस्टेबल, साफ पता है यार, दोनों जो चीज़ें आपने मिलाई थी वो अब अलग अलग हो गई, तो अनस्टेबल है ना, मिल नहीं पाई तो अनस्टेबल है। आखिरी पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे आपने ये एक खाली ग्लास लो, इस पर फिल्टर पेपर लगाओ, और अपना ये चौक का पानी डालो, पानी पानी तो नीचे आ जाएगा फिल्टर पेपर से, ऊपर चौक जम हो जाएगी, तो इससे समझ में आता है कि तो ये फिल्टर हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन थी। अब हमारे पास नेक्स्ट तरीके का, जो लास्ट तरीके का रह गया, वो होता है मिक्सचर, कोलोइड मिक्सचर। क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसे। तो एक कोलोइड बोल लो या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बोल लो, इसको देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये भी। ठीक है, तो देखो इस तरीके समझो, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है और जो हमारा सस्पेंशन होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन दोनों के कहीं बीच में होता है कोलोइड। ठीक है,
थोड़ी प्रॉपर्टी तो किससे मिलती है, सॉल्यूशन से मिलती है इसकी, थोड़ी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, सस्पेंशन से मिलती है, बीच का होता है कोलॉइड, ठीक है। लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इतना याद रखना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो solutions in which size of particle lies in between those of solution and suspension। तो इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है और सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होता है, तो बीच का पार्टिकल साइज होता है इसका, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर सिंपली कोलोइड्स, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ कोलोइड्स क्या हो जाएंगे, जैसे मिल्क, स्मोक, पेंट्स। तो पेंट किसका एग्जांपल हो गया, पेंट हो गया आपका कोलोइड का एग्जांपल। और दूध, मिल्क, मिल्क भी किसका एग्जांपल हो गया, मिल्क एग्जांपल हो गया आपका कोलोइड का। तो मैंने आप, और स्मोक भी होता है कोलोइड का एग्जांपल। तो ये आपको कोलोइड मैंने समझा दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड एक बार देख लेते हैं। कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अभी बता दिए मैंने। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। इनको आंखों से देखा नहीं जा सकता। सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन किसके पार्टिकल्स को आंखों से देखा जा सकता है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आराम से देखा जा सकता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को भाई आंखों से आराम से देखा जा सकता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल, कोलोइड स्टेबल होते हैं पर सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते। सॉल्यूशन भी स्टेबल होते हैं, कोलोइड भी स्टेबल होते हैं, लेकिन सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते। अब आखिरी में क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, तो सॉल्यूशन भी नहीं करे जा सकते फिल्ट्रेशन से, कोलोइड भी फिल्टर से, पेपर से नहीं सेपरेट हो सकते। लेकिन सस्पेंशन जो होता है वो आराम से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। एक बार हम देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट मैंने वैसे बता दिया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं कर सकता, कोलोइडल सॉल्यूशन कर सकता है और सस्पेंशन कर सकता है, ठीक है। तो यही दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो एक मैंने क्या किया, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने फोटो दे रखी है, एक लाइट मार रहे हैं तो सॉल्यूशन से लाइट ऐसी पास करके डायरेक्ट, ठीक है। या कोई स्कैटरिंग नहीं हुई इसलिए आपको दिखाई भी नहीं देगा। जब आप करके देखोगे सॉल्यूशन से तो आपको यहाँ कोई लाइट नहीं दिखाई देगी। तो आप कोलोइडल सॉल्यूशन में जैसी लाइट गई तो यहाँ स्कैटरिंग हुई तो आपकी लाइट फैल गई ऐसे, ठीक है। तो आपको दिखाई दी यहाँ पे। और सस्पेंशन में तो आराम से स्कैटरिंग हो जाएगी। कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आपकी स्कैटरिंग होती है और ट्रू सॉल्यूशन में कोई स्कैटरिंग नहीं होती। इसलिए जब आप परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे आप देखते हो इसको सॉल्यूशन को, तो आपको यहाँ कोई लाइट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लाइट कभी भी 90 डिग्री से दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो आपको यहाँ से लाइट होती जाती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक। सॉल्यूशन में कोई लाइट नहीं दिखाई देगी, यहाँ स्कैटरिंग होगी, यहाँ स्कैटरिंग होगी। टिंडल इफेक्ट हमारे नेचुरल भी होता रहता है। आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, घर में अगर कोई छोटा सा होल हो तो वहाँ से लाइट आ रही हो तो आप आराम से वहाँ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि लाइट स्कैटर हो रही है, क्योंकि एयर जो होती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे आपको, बिकॉज एयर इज अ कोलोइडल पार्टिकल्स। एयर क्या है, कोलोइड। तो इधर कोलोइडल पार्टिकल स्कैटरिंग करेंगे और आपको नज़र आता है साफ साफ। कभी देखना छोटे से होल से अगर कभी लाइट आ रही हो तो, ठीक है, सूरज की रोशनी आ रही हो तो ये टिंडल इफेक्ट हो गया। अब एक बार हम कोलोइडल सॉल्यूशन पे वापस आते हैं और हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने सॉल्यूशन बताया था तुम्हें, सॉल्यूशन में मैंने बताया था आपको कम क्वांटिटी में जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो हमें आता था। लेकिन अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। और जो कम क्वांटिटी में होती है, डाली जाती है ऊपर से, उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो सॉल्यूट वाला काम है वो डिस्पर्स्ड फेज काम करता है, और जो सॉल्वेंट वाला काम है वो डिस्पर्जन मीडियम करता है। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिस्पर्स फेज की डेफिनेशन। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। मैंने बता दिया सॉल्यूट लाइक होता है, और जो सॉल्वेंट लाइक होता है वो कौन सा होता है आपका, डिस्पर्जन मीडियम। तो द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, ऐसा कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेज डाला जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सिंग मीडियम, सॉरी डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, ON, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है कोलॉइड का, इसे और देख लेते हैं एक बार।
तो कोलॉइड हम कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक हाथ समझा देता हूँ, उसके बाद ये सारे आप देख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम तो क्या ले लें, गैस ले लें, उसके अंदर जाके हम लिक्विड डाल दें, गैस के अंदर लिक्विड डाल दें, तो आपकी जो कोलॉइड बन के आती है उसका नाम देते हैं हम एरोसोल। क्या देते हैं, एरोसोल। इन सब के नाम नहीं रटने, आपकी क्लास में नहीं आते, ये सब 11th में पूछा जाता है, सॉरी 12th क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। तो 12th क्लास का मटेरियल है, आपको तो बस एक फ़ोटो देख लेनी है एक बार। तो गैस में लिक्विड डाल दिया तो एरोसोल बनता है, जैसे कि फॉग, क्लाउड, मिस्ट। तो जो बादल होते हैं, देखो बादल होते हैं, उसमें क्या होता है, गैस ही गैस होती है और उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड डला होता है, पानी डला होता है, तो बादल बन जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं सॉलिड। सॉलिड में अगर आप लिक्विड मिला दोगे, डिस्पर्सन मीडियम में आप क्या डाल दोगे, लिक्विड डाल दोगे, तो आपकी जो चीज़ बन के आती है उसे कहते हैं जेल। जेल इज अ कोलॉइड। इसके एग्जांपल है जेली, जो आप बचपन में 1 रुपये की जेली खाते थे, वो भी क्या है आपकी कोलॉइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। वैसे आपको कुछ इसमें याद करने का कुछ नहीं है, आपको याद नहीं करना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। हाउ आर सॉल्यूशन सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे सॉल का मतलब है कोलॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉल जो लिख रहा है वो यहाँ पे कोलॉइड ही होता है, ठीक है। तो ये कोलॉइड सॉल्यूशन और आपका सस्पेंशन डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से, ये पूछा गया है। तो देखो कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन मैंने तीनों में डिफरेंस लिख दिया है कि साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कोलॉइड का होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। एक बार मैं इसे दोबारा बताता हूँ। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ये मैं बता चुका हूँ। सस्पेंशन का जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इस रेंज के बीच में जो होता है वो होता है कोलॉइड, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर तक तो कौन सा होता है, सॉल्यूशन। 1000 नैनोमीटर तक कौन होता है आपका, सस्पेंशन। और इन दोनों के बीच की रेंज का कौन होता है, कोलॉइड। इन दोनों के बीच की रेंज का कौन होता है, कोलॉइड। तो कोलॉइड की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल, इट इज अनस्टेबल, ठीक है। इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, स्कैटर करती है, ये स्कैटर नहीं करती, ये स्कैटर करती है। सॉल्यूट पार्टिकल पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, इसमें से फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं इसके सॉल्यूट पार्टिकल, और इसके भी पास हो जाते हैं, लेकिन इसके नहीं हो पाते। इसलिए फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कराया जा सकता है, इसको अलग नहीं कराया जा सकता, इसको अलग नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी अंदर घुस जाते हैं फिल्टर पेपर के, ठीक है। तो फिल्टर पेपर यहाँ वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगा, यहाँ वर्क करेगा फिल्टर पेपर क्लियरली सस्पेंशन में। तो ये मैंने कुछ डिफरेंस बता दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, भाई पूछा जा रहा है कि इनमें से चारों में से टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये तो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कभी भी स्कैटरिंग नहीं कराता, स्कैटरिंग नहीं कराता, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, ठीक है। मिल्क की बात करते हैं, मिल्क इज अ कोलॉइड, तो ये तो करेगा भाई। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं कराएगा भाई, सॉल्यूशन नहीं कराएगा। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन कराएगा, तो स्टार्च सॉल्यूशन बिल्कुल कराएगा, क्योंकि स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है, एक बोलो कोलॉइड। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्टार्च सॉल्यूशन कोलॉइड होता है, स्टार्च सॉल्यूशन इज अ कोलॉइड, इसको याद कर लें। इसके नाम में भले ही सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन स्टार्च सॉल्यूशन एक कोलॉइड होता है, क्लियर। तो इसको एक बार ज़रा गौर से देखें, तो कोलॉइड है और ये भी कोलॉइड है, दोनों ही कोलॉइड क्या कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई मिक्सचर जो होते हैं उनको सेपरेट कैसे करा जाता है, मतलब कि उनके अंदर जो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब चीज़ों को अलग अलग कैसे करा जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास मेथड है इवेपोरेशन। कई सारे मेथड है, उनमें से एक है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ लिक्विड। एक सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में डला हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, इस सॉलिड सब्सटेंस को निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, हमने एक बर्नर लिया, इसमें नमक और पानी का मिक्सचर पड़ा हुआ था, ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ था इधर, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसको इवेपोरेट किया तो पानी तो उड़ गया, नमक इसके अंदर रह गया,
ठीक है, तो नमक अलग हो गया। क्लियर। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि लिक्विड हम नहीं बचा पाते बेचारे को, खाली सॉलिड सॉलिड रह जाता है नीचे। क्लियर। तो ये इजी मेथड था। तो इसका एप्लीकेशन किधर है, इसका यूज़ किधर है? तो इसका यूज़ है हमारे पास कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उनमें नमक घुला हुआ होता है उनके पानियों में। ठीक है, खारा पानी होता है, सब जानते हैं कि खारा पानी हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। तो तो भाई वो जो सॉल्ट होता है उसको निकालने के लिए यही करते हैं ये लोग कि समुद्र में से पानी ऐसे बड़े बड़े चैम्बर बना लेते हैं, ऐसे बड़े बड़े चैम्बर बना लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद धूप की वजह से ये सारा इवेपोरेट हो जाता है पानी, ये पानी इवेपोरेट हो जाता है और इधर बचा हुआ क्या हो जाता है, नमक बच जाता है, उसको अलग साइड से निकाल लेते हैं ये लोग। क्लियर। तो इस तरीके से ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से ऐसा करा जा सकता है नमक निकालने के लिए। सेकेंड मेथड जो है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को आप इस तरीके समझ लो कि ये इसका नेक्स्ट वर्जन है। किसका नेक्स्ट वर्जन है? ये इवेपोरेशन का ही नेक्स्ट वर्जन है। हमारे पास क्या हो रहा था, इवेपोरेशन में हम सॉलिड को तो बचा ले रहे थे लेकिन उस लिक्विड को नहीं बचा पा रहे थे, उस लिक्विड के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, लिक्विड उड़ जा रहा था बेचारा। लेकिन अब हम लिक्विड को भी बचा सकते हैं और सॉलिड को भी बचा सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी, दोनों ही चीज़ हमारे हाथ में रहेंगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के सॉलिड और लिक्विड मिले हुए होते हैं और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन दे रखा है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें लिखा है वॉलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट ऑन हीटिंग विच कैन बी रिकवर्ड बाय कूलिंग इट वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे हमने हीट किया, यहाँ पे क्या किया, इस लिक्विड को हीट किया। अब ये क्या होगा, मान के यही चल लो यार कि यहाँ पे सॉल्ट है प्लस वाटर है, सॉल्ट है प्लस वाटर है। तो सब जानते हैं इतना तो कि वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा ऊपर जाएगा। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होता हुआ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से होता हुआ इवेपोरेट होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है भैया? कंडेंसर कहते हैं हम ठंडा करने की चीज़ को, ये ठंडा करता है, चिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आते ही वो वेपर्स जो हैं पानी के वो सब ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे होते हुए इस रॉड से होते हुए वो नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। तो पानी सारा इधर आ जाएगा और बचा हुआ नमक किधर आ जाएगा, इधर रह जाएगा। तो नमक और पानी इस तरीके से अलग करे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार देख लेते हैं हम, इसके एप्लीकेशन में क्या लिखा है मैंने कि जैसे एसीटोन है, एसीटोन एक केमिकल कंपाउंड होता है और पानी है, वो अगर मिल जाए तो हम ऐसा डिस्टिलेशन से अलग अलग इन दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, एसीटोन और वाटर को अलग अलग करा जा सकता है इस मेथड से। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पर जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? देखो अभी तक हमने पहला मेथड देखा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन सही से समझ में आ गया, उसकी कमी को किसने अलग कर दिया, आपकी डिस्टिलेशन ने। डिस्टिलेशन में हम उस लिक्विड को भी बचा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मेथड जो हम देखने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो कौन सा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं जब दो लिक्विड या दो से ज़्यादा लिक्विड, टू और मोर लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे दो से ज़्यादा भी लिक्विड अगर मिले हुए हों तो उनको अलग करा जा सकता है, दो से ज़्यादा लिक्विड्स को भी अलग करा जा सकता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। टू तो करे ही जा सकते हैं, दो से ज़्यादा भी लिक्विड सेपरेट करे जा सकते हैं जो कि डिस्टिलेशन से पॉसिबल नहीं हो पाता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, मान के चलते हैं यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर भरा हुआ है, इसमें तीन कंपोनेंट है, मान लो तीन कंपोनेंट। तो तीनों का समझ लीजिए कि एक हम नॉर्मली एक क्या ले लेते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं। मान के चलो एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 125 डिग्री सेल्सियस, एक का बॉइलिंग पॉइंट है मान के चलो 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ भी ले लिया हमने। तो अब इनको अलग अलग कैसे करा जाएगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से मैं आपको बताता हूँ।
देखो यहाँ पे एक पॉट है, ये साफ दिख रहा है, नीचे बर्नर है, ये भी दिख रहा है। ऊपर ये एक स्पेशल चीज़ है जो कि डिस्टिलेशन में नहीं हुआ करती थी, ये वाली चीज़, ठीक है। इसको कहते क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। ऊपर फिर बायत में पाइप जा रही है, कंडेंसर जा रहा है और यहाँ पे ट्यूब है, बाकी तो कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो देखो होता कैसे है प्रोसीजर। चलो तो देखो, अब जैसे ये लिक्विड है, सबसे पहले ये उबलना शुरू होगा, तो यहाँ पे जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले उबल के ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तरीके से कंडेंसर जुड़ा हुआ होता है, समझ लो कंडेंसर जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होते होते जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो बर्नर चल रहा है ना लगातार, तो वो धीरे 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 टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस भी पकड़ेगा, ठीक है। इस तरफ बढ़ेगा वो टेम्परेचर, तो ये भी उबलना शुरू होगा, दूसरा लिक्विड। दूसरा लिक्विड भी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, कंडेंसर इसको रोकने की कोशिश करेगा। कंडेंसर क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा और इसको ठंडा करके वापस नीचे भेज देगा, ठंडा करके वापस से नीचे भेज देगा, ठंडा करके वापस से नीचे भेज देगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जब तक चला नहीं जाता, यहाँ से होता हुआ इसमें आ नहीं जाता, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा, तो हम इस कंडेंसर को मतलब इस प्रोसेस मतलब ये जो पॉट है इसको चेंज कर देंगे। अब 125 डिग्री वाला सेल्सियस वाला यहाँ तक पहुँचेगा, फिर 125 वाला सेकंड फ्लास्क में ले लेंगे, फिर थर्ड फ्लास्क में हम ले लेंगे 150 डिग्री सेल्सियस वाला। बस ये सारा कमाल यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दूसरे वाले को रोकता रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। ठंडा करने के लिए इसी के अंदर इनबिल्ट कंडेंसर फिट होता है, ये रोकता रहता है दूसरे वाले को, ताकि दूसरा वाला ना आ पाए। पहला वाला पूरा चले जाता है, दूसरा वाला सेकंड बार में जाएगा, तीसरा वाला थर्ड टाइम पे जाएगा। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इसका जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल्स कंपोनेंट्स लाइक, देखो क्रूड ऑयल्स नहीं जानते लोग तो मैं बता देता हूँ। हमारी जो ज़मीन होती है उसके अंदर तेल पाया जाता है, सुना होगा काला तेल पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोल वगैरह ज़मीन में पाई जाती है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है। जो ज़मीन में पाया जाता है उसे कहते हैं हम क्रूड ऑयल। क्या पाया जाता है, क्रूड ऑयल। तो इस क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकालते हैं, बहुत काला कलर का होता है ये। क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकालते हैं, और इस क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकालने के बाद हम इससे पेट्रोल बना सकते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल से क्या क्या बना सकते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं, केरोसिन बना सकते हैं, हम इससे डीजल बना सकते हैं, इससे जहाज का फ्यूल बना सकते हैं, जेट फ्यूल बना सकते हैं, तार बना सकते हैं रोड पे डालने के लिए, जो रोड डलती है उसमें काला काला डलता है वो भी बना सकते हैं हम तार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ बना सकते हैं, और भी गैसेस भी बना सकते हैं। तो क्रूड ऑयल्स जो होता है इसको ज़मीन से निकालने के बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के डीजल्स, पेट्रोल, केरोसिन, इन सबको अलग अलग कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। देखो क्या, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब लिया है इन्होंने, क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट है, मान के चलो 2 कंपोनेंट है कोई, ठीक है। इसको इस मशीन में डाल देते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, इस मशीन में डाल देते हैं। अब ये मशीन को अगर अंदर से देखें तो ये मशीन में चला गया। अब ये मशीन इतनी ज़ोर से घूमती है कि जो भारी चीज़ होती है वो तो नीचे आ जाती है, भारी चीज़ तो नीचे आ जाती है, और हल्की चीज़ ऊपर चली जाती है। भारी चीज़ नीचे आ जाती है, हल्की चीज़ ऊपर चली जाती है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, देन द डेंसर पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप। तो हल्के पार्टिकल तो ऊपर रह जाते हैं, भारी पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, एप्लीकेशन समझते हैं। इसका एप्लीकेशन डेयरीज में यूज़ होता है, दूध और क्रीम को अलग करने के लिए, मिलाई और दूध को अलग करने के लिए। जैसे ये घुमाते हैं तो मिलाई तो ऊपर आ जाती है क्योंकि हल्की होती है मिलाई, और दूध तो भारी होता है तो भारी दूध नीचे चले जाता है, सही है। अब इसका काम वॉशिंग मशीन में भी है, इस मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन का, ताकि हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों में से पानी बाहर निकाल सकते हैं। कपड़ों में से क्या कर सकते हैं, पानी बाहर निकाल सकते हैं,
जैसे ये बहुत तेज से अंदर मशीन घूमती है, कपड़े कपड़े तो अंदर रह जाते हैं, पानी सारा इन छेदों में से बाहर की ओर निकल जाता है। सही है, तो ये मेथड हम इधर भी यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है उसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम देखो क्या लिखा है, बाय दिस प्रोसेस टू इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। ये तो बहुत आसान है, ये उस जगह यूज़ होता है जब दो लिक्विड आप मिलाते तो हैं लेकिन मिल नहीं पाते, जैसे कि ऑयल और वाटर। पानी और तेल मिल नहीं पाते कभी भी भाई, पानी और तेल कभी नहीं मिल सकते। और आप कभी भी करके देख लेना, पानी को डालना कंटेनर में और तेल तेल ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, जो तेल होगा ना वो पानी में ऊपर की ओर आ जाएगा और पानी नीचे, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और तेल की डेंसिटी कम होती है। तो सेम ये रहा, एक फ़नल में हमने पानी और तेल का मिश्रण डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया, तो ऑयल ऊपर है पानी नीचे है, और एक नल की लगी है यहाँ, और नल इसको खोल देंगे। जैसे इस नल को खोल देंगे तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 पानी टपकने लग जाएगा। तो तेल यहाँ तक आ जाए तभी इस नल को बंद कर देना, पानी हटा देना, फिर तेल के लिए दूसरा फ़नल ले आना, सॉरी दूसरा फ्लास्क ले आना, तो बस आपका ये डल जाएगा इसके अंदर। क्लियर, बहुत सिंपल मेथड था। तो इसमें इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, सेपरेटिंग फनल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, ठीक है, पानी और तेल को अलग करने के लिए, अभी भी बता दिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, देखो इस तरीके के ओर होते हैं, इनको पिघला के हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं ओर को और आयरन को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, एक्सट्रैक्शन से तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी आपको ये सब 12th के अंदर दे रखा है, तो अभी तो बस दे रखा है तो मैंने बता दिया, ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, तो ये दो चीज़ें थी। नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाना, लिक्विड का कोई इधर रोल नहीं होता। तो इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। तो ऐसा समझते हैं, जैसे कि देखो सब्लिमेशन किसका देखा था हमने, नेप्थलीन या फिर कैम्फर तो देखा था ना, कैम्फर कैम्फर देखा था। कैम्फर किसे कहते हैं, कपूर को। अगर कैम्फर को हम किसी ऐसी चीज़ में डाल दें जो कि सब्लिमेशन नहीं होता हो जिसका, जैसे मान के चलो आयरन पाउडर में डाल दें, किस में डाल दें, आयरन पाउडर में, लोहे के चूरन में डाल दें, इन दोनों को मिला दें, कपूर और आयरन के चूरे को मिला दें, तो क्या होगा, जो भी चीज़ बनेगी वो आराम से अलग अलग करी जा सकती है सब्लिमेशन से। उस मिश्रण को यहाँ डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये है क्या, एक प्लेट ली है, उसके ऊपर उल्टा करके फनल लगा दिया है और ऊपर कॉटन की बट लगा दी है, नीचे बर्नर है, तो जैसे बर्नर जलाओगे तो वो मिश्रण जलना शुरू होगा। जो कैम्फर है वो तो गैस बन के कहाँ चिपक जाएगा, इधर चिपक जाएगा, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कैम्फर और बचा हुआ लोहे का चूरा नीचे रह जाएगा। सही है, तो ये बहुत आसान है, देखो यहाँ पे मैंने ये दे भी रखा है, ये कैम्फर है, कैम्फर कपूर, ये वाला कैम्फर सभी ने देखा होगा, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो 1 रुपये का आता था, ये 1 रुपये का आता था, सरस्वती वाला है ये कैम्फर। ठीक है, अभी भी आता है शायद से आपने देखा हो। और ये लोहे का चूरन है, ठीक है, लोहे का चूरन है। अब इसको क्या किया है, सिंपली इन दोनों को जोड़ा, मिल गया, इसको सब्लिमेशन से अलग कर लिया, कैम्फर उड़ जाएगा, लोहे का चूरन नीचे रह जाएगा। तो देखो ये हो किस किस में पाया जाता है, कैम्फर में सब्लिमेशन हो जाता है, नेप्थलीन की बॉलों में हो जाता है। नेप्थलीन की बॉल सबने देखी होंगी, कपड़ों में रख दी जाती है, गोल गोल सी सफ़ेद सफ़ेद सी, देखी हैं सभी ने। और अमोनियम क्लोराइड ये भी क्या शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन याद रखेंगे आप सब्लिमेशन के लिए, और इनको किसी भी चीज़ के साथ मिला दो तो आपका सब्लिमेशन, ये तो सब्लिमेशन के जरिए ऊपर गैस में उड़ जाएंगे, बाकी सॉलिड में वो चीज़ें रह जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट मेथड जो है उसे कहते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये थोड़ा समझो, कई लोगों को समझ नहीं आता ये। देखो इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट इन अ स्टेशनरी सॉल्वेंट। तो देखो इसमें होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक स्ट्रिप ली जाती है, इस तरीके से स्ट्रिप ली जाती है, ठीक है, स्ट्रिप लेके यहाँ पे मैं अगर आपके लिए साफ साफ बनाऊँ, स्ट्रिप लेके यहाँ एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, और इस लाइन पे हम डाई रखते हैं, ठीक है, ऐसे तरीके से डाई रखते हैं, इंक रखते हैं यहाँ पे।
यहाँ एक बूंद इंक की डाल देते हैं। फिर इस स्ट्रिप को ले जाके हम किधर रख देते हैं, इस स्ट्रिप को ले जाके हम रख देते हैं अपना पानी में, वाटर में, ठीक है। जैसे ही इस स्ट्रिप को रखते हैं तो ये धीरे धीरे पानी कैपिलरी मूवमेंट की वजह से ऊपर चढ़ना शुरू करता है, और ऊपर चढ़ता है तो अलग अलग कलर इस तरीके से अलग होते जाते हैं, इस तरीके से अलग अलग कलर इस तरीके से। अब ये कलर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक है, पर्पल है, ब्लू है, येलो ऑरेंज है, ठीक है, रेड टाइप में है, येलो है। तो इस तरीके से ये कलर सेपरेट होते जाते हैं इंक में से, अलग अलग वेलोसिटी की वजह से, अलग अलग सॉल्युबिलिटी की वजह से। क्लियर। तो यही चीज़ लिखी है, इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट इन अ स्टेशनरी सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में इनका अलग अलग मूवमेंट होता है, अलग अलग मूवमेंट, ठीक है। ये धीरे चलता है ये वाला कलर, ये थोड़ा तेज चलता है, ये और तेज और तेज और तेज और ज़्यादा देर तक। तो ज़्यादा देर तक चलेगा तो दूर तक कलर सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा कम चला तो इधर तक। तो ये अलग अलग वेलोसिटी की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे रुकते जाते हैं और अलग अलग कलर सेपरेट होते जाते हैं। तो इसके देखो एप्लीकेशन लिख दी है, इट इज़ यूज टू सेपरेट कलर्स ऑफ अ डाई, ठीक है। डाई के कलर्स को अलग अलग करने के लिए यूज़ करा जाता है इस मेथड का। और इसका मेथड का यूज़ ब्लड से ड्रग को अलग करने के लिए भी यूज़ होता है। ब्लड में अगर ड्रग है, ड्रग मतलब मेडिसिन, तो उसको अलग अलग करा जा सकता है इस मेथड से। देखो भाई, अब है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या लिखा हुआ है पहले से पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो समझते हैं क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है। ये मैंने एक फोटो बना रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्वेंट है और आपका साथ में क्या चीज़ है, इम्प्योर सॉलिड। इम्प्योर सॉलिड मतलब यहाँ इम्प्योरिटी डली हुई है इसके अंदर। क्लियर। अब क्या है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बर्नर पे रख देंगे। बर्नर पे मतलब क्यों, इसे हीट करने के लिए। तो जैसे हीट करने के लिए रखेंगे हम, तो ये देखो हीट हो रहा है, पानी जो है या फिर सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, और जो इम्प्योर सॉलिड है उसके नीचे आके देखो यहाँ पे क्रिस्टल्स बन गए हैं। क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए। अब क्या करेंगे, हम इसको फिल्टर पेपर पे ले जाएंगे, फिल्टर पेपर पे ले जाएंगे, और ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, इसको फिल्टर आउट कर देगा, सॉल्वेंट सारा नीचे चले जाएगा और सारे क्रिस्टल्स ऊपर रह जाएंगे। तो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करा जाता है, जो सी वाटर होते हैं उनके उधर प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए। और दूसरा एलम जो होता है उसको कॉपर सल्फेट से अलग करने के लिए यूज़ होता है। एलम को, एलम मतलब क्या होता है, फिटकरी। फिटकरी और कॉपर सल्फेट को अलग अलग करने के लिए भी यूज़ होता है। जब इन दोनों का मिश्रण हो तो इनको अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब हमारे सारे के सारे क्या ख़त्म हो चुके हैं, आपके सेपरेशन के मेथड ख़त्म हो चुके हैं। तो आपका सेपरेशन ख़त्म। अब जो लास्ट टॉपिक है वो ये है हमारा फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। इसको और देख लेना है तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो देखो फिजिकल चेंज तो कुछ भी नहीं होता, साफ लिखा हुआ है, those changes in which only physical properties of the substance change but no new substance are formed are called physical changes। ठीक है, इसका मतलब ये है सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, कोई भी मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, स्टेट टू स्टेट चेंज करता है, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेट में जाना या सेकंड से फर्स्ट में जाना, ये करता है बस वो। क्या मतलब है इसका भाई, देखो पानी है वो बर्फ़ में जम जाए, ठीक है, या बर्फ़ पानी में जम जाए, तो यहाँ पे सब्सटेंस का कोई चेंज नहीं हो रहा, बस उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको इस तरीके के चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। क्या, फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया, ठीक है, ग्लास टूट गया, कांच टूट गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कांच टूट के इस टुकड़े बिखर जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कांच से आपका मान के चलो सोना बन गया, गोल्ड बन गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
नहीं है ऐसा पॉसिबल। या कांच टूट के लोहा बन गया, तो भाई सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा, खाली उसकी स्टेट चेंज हो रही है। देखो अब हम केमिकल चेंज की तरफ बढ़ते हैं। देखो केमिकल चेंज समझ जाओगे आराम से। इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे पे जंग लग जाती है, जब लोहे पे जंग लग जाती है, पहले तो वो लोहा होता है, जंग लगने के बाद जो वो राख सी निकलने लग जाती है, तो वो लोहा नहीं होता, वो कुछ और बन जाता है। ठीक है। बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, कागज का जलना, कागज जल जाता है तो राख बन जाती है, तो कुछ और बन गया। पहले कागज था, अब राख बन गई। अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो मैंने बताया पहला डिफरेंस कि फिजिकल चेंज में खाली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे स्टेट, शेप, साइज, इस तरीके की चीज़ें चेंज होती हैं। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन के आएगा, जैसे लोहे से सोना, सोने से लोहा, ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है। केमिकल चेंज में ऐसा काम होगा, लोहे से सोना बनना, ये भी पॉसिबल हो सकता है केमिकल चेंज में। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी केमिकल चेंज। कोई नई चीज़ बन जाए तो केमिकल चेंज। अब बात करते हैं दूसरा डिफरेंस, कि कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आना। नहीं समझे? जैसे कि अगर हमारा H2O है तो उससे CO2 नहीं बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगी। H2O मतलब वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, केमिकल कंपोजिशन की, केमिकल चेंजेस की, तो उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। और थर्ड डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता, और यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इट इज टेम्पररी एंड हैंस रिवर्सिबल। यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे लिक्विड से, जैसे वाटर से अगर आइस बन गया, और आइस से वाटर बन सकता है। ठीक है। और केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट और इरिवर्सिबल। अगर एक बार आयरन से जिंक बन गया तो जिंक से वापस से आयरन नहीं बन सकता। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब हमने चैप्टर तो खत्म कर लिया। ठीक है, अब चैप्टर खत्म होने के बाद हमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो मैंने एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इनमें से केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर केमिकल चेंजेस। तो इनमें से केमिकल चेंज कौन कौन से हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट में क्या है भाई, एक प्लांट एक बड़ा हो रहा है तो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा वापस से प्लांट बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ अ केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो उसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, कुछ और बन जाता है जंग लगने के बाद, तो भाई वो भी केमिकल चेंज। अब देखो आयरन फिलिंग और सैंड को मिला दिया गया है, मतलब आयरन पाउडर को और सैंड को मिला दिया गया है, इन्हें तो अलग भी करा जा सकता है, तो इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। भाई कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, मान के चलो आटा, सब्जी, आटा आलू मिला के आपने पराठा बना दिया, क्या पराठे को वापस आटा आलू बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो ये भी एक सॉरी ये भी एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाया आपने पराठा, निकला क्या? आपकी पॉटी, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि कुछ और ही बन गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का बर्फ जमना, तो ये क्या हो गया? ये तो आपका वापस से पानी बनाया जा सकता है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, भाई एक मोमबत्ती चल रही है, एक मोमबत्ती चल रही है, तो तुम्हें क्या लगता है वापस से मोमबत्ती नहीं बनेगी? वो पिघल पिघल के वापस से जो चीज़ जमा होती जाती है वापस से वैक्स बन जाती है, मोमबत्ती बन जाती है। ठीक है, उसमें धागा लगाओ, बनाओ मोमबत्ती। क्लियर? तो ये भी आपका क्या हो गया? ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। तो आपके जो मैंने टिक लगा दिए हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिए, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये सारे केमिकल चेंज है। अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ें दे रखी हैं आपको, इनमें आपको बताना है कौन सा केमिकल है, कौन सा फिजिकल चेंज है। तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ का काटना फिजिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि भाई लकड़ी अभी भी लकड़ी ही है, भले पेड़ कट गया है लेकिन अभी भी वो लकड़ी है, इसलिए क्या है ये? फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर पिघल गया है, वापस से बटर बनाया जा सकता है जमा के, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिर से फिजिकल चेंज, पानी से गैस बनना।
डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक मिलाना, वापस से अलग अलग कर लो फिर से आपका वापस आ जाएगा। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट, मतलब कच्चे फल को, मतलब फल को काट के उसकी सलाद बना देना। तो ये क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है, आपने उसको बस काट दिया और कुछ नहीं हुआ, अभी भी वो फल वही फल है। जैसे अगर आपने सेब काटा है तो वो काटने के बाद संतरा नहीं बन जाएगा ना। केमिकल चेंज देखते हैं, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, लोहे की अलमीरा है आपकी, रस्टिंग होने के बाद कुछ और सब्सटेंस बन गया। इलेक्ट्रिक करंट आपने पास करा दिया पानी में, और पानी किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आप जानते हैं H2O इस तरीके का होता है H2O, जब इसमें करंट पास कराओगे तो ये सब टूट जाएंगे, तो आपको O मिल जाएगी, H मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तीन नए चीज़ें मिल गई, पानी से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, तो आपका ये तो केमिकल चेंज है सीधा सीधा। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, लकड़ी जला दी उसके बाद राख बन गई, तो ये आपका केमिकल चेंज है। पेपर जला दिया राख बन गया, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। देखो डेयरी की जितनी भी चीज़ें हैं, डेयरी का माल आ जाए तो समझ लो भाई सेंट्रीफ्यूगेशन, डेयरी का माल मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्या सवाल, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, बोल रहा है कि सी वाटर में से सॉल्ट कैसे निकाले, तो ये तो इवेपोरेशन से निकालते थे, याद है। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर कैम्फर भाई, ये कैम्फर तो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन भैया, सब्लिमेशन, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब्लिमेशन है ये।